सोशल मीडिया के ऊपर जो डिबेट हुई है और जो उसकी अखबारों की कवरेज हुई है उसमें मुझे एक वाज़ेह किस्म का तज़ाद लगा। मुझे ऐसा लगा अखबारात ने शायद तकरीर के सैलिएंट एस्पेक्ट्स को, ये बहुत सी चीज़ों को शायद जानबूझ के नज़रअंदाज कर दिया। सो मैंने फिर आसानी से मिल नहीं रही थी तकरीर, मैंने उसको बहुत सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, गूगल पे मुझे पूरी एक जगह पे नहीं मिल रही थी, मुझे टुकड़े मिल रहे थे, कहीं 7 मिनट का, कहीं 5 मिनट का, कहीं 6 मिनट का। तो मैंने फिर एक फ्रेंड को कह के पूरी तकरीर मंगवाई, जहाँ से तकरीर शुरू होती है, जहाँ तकरीर खत्म होती है। ये कुछ 14 मिनट कुछ सेकंड की तकरीर आप कह सकते हैं, 15 मिनट की तकरीर है। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि इस तकरीर के अंदर वो जो जुमला है कि मुल्क के अंदर के और बाहर के अनासर की ताकतें जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान में, आर्म फोर्सेस पाकिस्तान में लोगों के दरमियान एक वेज पैदा करने की जो कोशिश कर रही है उसे नाकाम बनाया जाएगा। ये महज 1 से 1.5 मिनट का एक रेफरेंस है, और ये रेफरेंस है व्हाइल एड्रेसिंग द यंग ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। उनको आर्मी चीफ अपनी तकरीर में ये कह रहा है कि इस किस्म की कोशिशें भी हो रही हैं इन डिराइविंग अ वेज एंड अ डिस्टेंस, यानी बदगुमानी पैदा करने की अंदरूनी ताकतें भी कोशिश कर रही हैं, बैरूनी ताकतें भी कोशिश कर रही हैं। मुझे इससे बहुत ज्यादा एग्रीमेंट भी नहीं है, मैं इसको थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी करूंगा बाद में, लेकिन असल में उनका कहना, उनका मुद्दा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो डायरेक्टली अपने ऑफिसर्स को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि इस किस्म की एक कोशिश हो रही है। और इससे पहले जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ताकत का तमाम अफवाज पाकिस्तान के लिए ताकत का तमाम तर जो सरचश्मा है वो पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान की अवाम ताकत का सरचश्मा है। आईने और अफवाज पाकिस्तान जो है वो खड़ी होंगी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द लॉ, विद द डेमोक्रेसी, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। और अवाम और आर्म फोर्सेस के दरमियान जो अंदरूनी और बैरूनी अनासर एक बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसे मैं खतरा समझता हूँ। आपको उससे बाखबर रहने की जरूरत है। ये एक स्पिरिट है जिसमें वो कमेंट्स वहां पे किए गए, और बात है कि जाहिर है इन कमेंट्स को फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजन, जो इस वक्त मुल्क में माहौल है, इनको इस तरह से परसीव जो है वो नहीं किया गया। लेकिन इससे पहले कि मैं फिर इस पॉइंट के ऊपर, मैं इस पॉइंट पे फिर आना चाहता हूँ कि ये रेफरेंस वहां पे अंदरूनी बैरूनी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और स्पीच राइटर्स अगर मेहरबानी करके इसको ना डालते, और क्यों ना डालते तो बहुत अच्छा होता। मैं इसके मजीद सैलिएंट एस्पेक्ट्स इस स्पीच के आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि 15 मिनट की स्पीच में से सिर्फ 1-1.25 मिनट वो रेफरेंस है जिसके ऊपर 99.99% डिबेट हुई है, और जो बाकी 14 मिनट की तकरीर है उसके पॉइंट्स जो है वो इग्नोर हो गए। वो 14 मिनट के पॉइंट्स जो है वो हैं क्या, मैंने बहुत से अपने सामने लिख के रखे हुए हैं। पहली बात, उसमें ऑफकोर्स ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये तकरीर शुरू होती है, इसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज के ग्रेजुएट्स हैं उनका जिक्र है, उनकी तारीफ है, उनको एक्नॉलेज किया जाता है। इसमें 5 कंट्रीज के ग्रेजुएट्स वहां पे मौजूद हैं, पैलेस्टाइन, इराक, बहरीन, कतर एंड साउथ एशियन कंट्री श्रीलंका, उनका जिक्र है। दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जिक्र है वो ये है कि कश्मीर की जो जदोजहद है कश्मीरी लोगों की, उसके लिए हम उसकी मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो हम जारी रखेंगे। और अक़वाम आलम को ये समझने की जरूरत है कि जब तक इसका एक हल नहीं निकलता ये एक चीज लगती रहेगी, और यहाँ पर एक सस्टेनेबल पीस जो है साउथ एशिया के अंदर मुश्किल होगा। ये इल्यूजन वर्ड उन्होंने उस तकरीर के अंदर इस्तेमाल किया गया, माइंड में रखिए कि तकरीर उनकी टीम ने लिखी है। दूसरा इसमें बड़ा पॉजिटिव रेफरेंस अफगानिस्तान का है, जहां इस तकरीर ने ये अफर्म किया कि अफगानिस्तान के अंदर की जो पीस और स्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान की पीस और स्टेबिलिटी से लिंक है, और हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, बिकॉज हमारा अपना अमन जो है उसका दारोमदार अफगानिस्तान के अमन के ऊपर है, उसके डायनामिक्स के ऊपर है। फिर इसमें तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ग्लोबल पावर ब्लॉक्स हैं, जो बड़ी ताकतों के ब्लॉक्स होते हैं, पाकिस्तान सबके साथ बेहतर ताल्लुकात रखना चाहता है, इस खित्ते में भी अपने नेबर्स के साथ बेहतर ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान किसी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। ये इसकी मेन सैलिएंट फीचर्स हैं इस तकरीर के, जिनको जब हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो इनको ज़हन में रखना चाहिए कि 13 से 14 मिनट तो यही बातें वहां पे भी। अब आ जाते हैं उस 1-1.5 मिनट जिसने 99% डिबेट को जनरेट किया है। इसका बहुत हद तक ताल्लुक उस मीडिया प्रोपेगेंडा से है कि जो सर्टिफाइड डिफेंस एनालिस्ट वाले हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट ने और आईएसपीआर ने, जो जिसकी मैंने कई दफा तनकीद की है कि जो सर्टिफाइड एनालिस्ट है इन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये सर्टिफाइड एनालिस्ट अवाम में, जीएचक्यू के दरमियान, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान और इंटेलिजेंसिया के दरमियान बहुत ज्यादा बदगुमानी पैदा करते हैं। ये बजाते खुद रिस्पॉन्सिबल है उस वेज को पैदा करने के लिए जिस वेज की तरफ की तकरीर जो है वो इशारा करती है। ये जो सर्टिफाइड एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो बिल्कुल सर्टिफाइड है, और एक तरह से कहने में ये रिटायर्ड फौजी अफसरान है, ये कुछ सिविल लोग इसके अंदर हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को जो लोग हेड करते हैं, लेकिन इनकी तमाम तर जो शनाख्त है वो एस्टैब्लिशमेंट और आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस तरह से हो गई है, ये इतने नथी हो चुके हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है हाफ इंटेलिजेंट जो इनको किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट या आजाद पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर समझता है। इनको यही समझा जाता है कि ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया दे रहे हैं, ये अपनी डिक्टेशन कागज स्क्रिप्ट कहीं से पकड़ के आए हैं और उसको बयान करें, आए हैं स्क्रिप्ट लेके, कागज लेके आए हैं या नहीं आए, इनके दिमाग इस तरह से वायर हुए, इनके अंदर चिप इस तरह की फिट हुई है कि उसी किस्म की बातें करते हैं। ये वो मीडिया एनालिस्ट हैं, ये डिफेंस एनालिस्ट हैं जिन्होंने हाशिया निगारी की है, जिन्होंने कहा है कि ये तकरीर एक हिस्टोरिक स्पीच थी, तारीखी स्पीच थी। एक साहब को मैं सुन रहा था जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, सिविलियन है, लेकिन मिलिट्री के इदारों के साथ उनका बड़ा लंबा ताल्लुक है गुज़श्ता 20 वर्ष का। उनको कम से कम जब मैंने सुना तो मैं हैरान परेशान रह गया। उन्होंने फरमाया कि मैंने इससे पहले हर मिलिट्री चीफ की जो पीएमए की स्पीच है वो मैंने सुनी है, लेकिन इस तकरीर में जो कुछ था वो कभी पहले सुनने में आया ही नहीं। और ये तकरीर जो है वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक तारीखी हिस्टोरिक स्पीच थी। पाथ ब्रेकिंग जो है इसमें आर्मी चीफ ने कर दी है, हालांकि तकरीर लिखी है पता नहीं 5-6 लोगों ने बैठ के, और लेकिन ये हिस्टोरिक स्पीच थी। अब इस तरह ही की बाकी जो है ना जमीन और आसमान की जो है कलाबाजियां लोगों ने यहाँ पे लगाई इस तकरीर की तारीफ करने में, उसको ऐसा कहा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब तारीखी किसे कहा जाता है?
تاریخی اسے کہا جاتا ہے جس کی اس سے پہلے نظیر نہ ملتی ہو، جہاں پر ایک پاتھ بریکنگ ہو، نئی تاریخ رقم ہو جائے، ایک ایسی چیز ہو جائے یا کہہ دی جائے یا کر دی جائے جس سے انسانی تاریخ یا اصول کی تاریخ اور خطے کی تاریخ جو ہے وہ بدل دی جائے. اس تقریر میں ایسی کون سی چیز ہے انلیس کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے پہلے کسی عامی، اور ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا بیکاز ہمیں پھر سارے ٹرانسکرپٹ پڑھنے پڑیں گے اور ٹرانسکرپٹ سے لمبے ہوتے ہیں. پھر ہمیں سارے ٹرانسکرپٹ ساری تقریریں سن کے یہ ڈیٹرمن کرنا پڑے گا کہ اس تقریر کیا، کیونکہ اس میں جو ریفرنسز افغانستان کا ہے، اس میں جو ریفرنس کشمیر کا ہے، اس میں جو تھینک یو کیا گیا ہے فورن گریجویٹس کا، اس میں جو اور آرمی کی ڈسپلن، کمپٹنس، عزم، ڈٹرمنیشن اور کیپیسٹی کی بات کی گئی ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ ہر جو تقریر یہاں پہ ہوئی ہے اور اس طرح سے بہت سی تقریریں ہوتی ہیں وہاں پر اسی قسم کی ایڈیم یا فریزولوجی استعمال ہوتی ہے. کیا اس سے پہلے کسی آرمی چیف نے یہ نہیں کہا کہ قوت کا، طاقت کا تمام سرچشمہ پاکستان کے عوام ہے؟ کیا کسی آرمی چیف نے یہ نہیں کہا کہ آرم فورسز آف پاکستان، آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اور وطن کی محبت کے ساتھ کھڑی ہیں؟ اگر تو رول آف لا، کانسٹیٹیوشنلزم عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ بات کسی آرمی چیف نے پہلے نہیں کی، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ہسٹورک اسپیچ ہے. بٹ وی ناٹ شور، کبھی ایسی مجھے تو شک ہے کہ ایسی باتیں اس سے پہلے بھی ہوئی ہوں گی. اب ہسٹورک کیا ہوتا ہے؟ ہسٹورک اس قسم کی اسپیچ ہوتی ہے جب 1940 کے اندر برطانیہ کو جرمنی کے خلاف دوسری جنگ عظیم کے شروع میں شکست کا سامنا تھا، جب پولینڈ کے اندر فرانس، جب پولینڈ کو بچاتے بچاتے اس کے بعد جو ہے فرانس جو ہے وہ بھی نیچے تقریباً جو فرانس کو بھی شکست ہو گئی تھی، پولینڈ میں انگلش اینڈ فرینچ دونوں نے جا کے لڑا اور ان کو بھی شکست ہو چکی تھی. اس وقت پہ ونسٹن چرچل نے جو تقریریں کی، پہلی، دوسری، تیسری تقریریں، جس میں کہا کہ برطانیہ کھڑا ہے، خاص کر کے پہلی تقریر کی ہے 1939 کی یا 1940 کی تقریر ہے، مجھے ایگزیکٹ مہینہ یاد نہیں ہے، جس میں ایک ڈوم اینڈ گلوم سچویشن تھی. برطانیہ کے اندر اس وقت کا جو کنگ ہے وہ کہہ چکا تھا کہ ہمیں صلح کر لینی چاہیے. برطانیہ کا جو پچھلا پرائم منسٹر نیول چیمبرلین تھا، اس کی کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر اپیسمنٹ کا الزام تھا. جب ونسٹن چرچل نے کھڑا ہو کے کہا کہ برٹن جو ہے وہ لڑے گا اور ہم سرنڈر نہیں کریں گے، برٹن از گوئنگ ٹو فائٹ، وہ ایک ہسٹورک اسپیچ تھی. یا ابراہم لنکن نے 1861 کے اندر جب نارتھ اور ساؤتھ کی ڈیوائڈ تھی سلیوری کے ایشو کے اوپر، تو امریکن ویلیوز کو اسرٹ کیا اور پھر سلیوری کے اوپر، سلیوری کو ختم کرنے کے لیے، غلامی کو ختم کرنے کے لیے ایک جنگ ہوئی نارتھ اور ساؤتھ کی، جس میں 250,000 امریکنز کی ڈیتھ ہوئی. اس وقت امریکہ کی آبادی چند ملین کی تھی، تو اس کی بہت بڑی آبادی ڈیسیمیٹ ہو گئی. تو وہ ایک ہسٹورک مومنٹ اور ہسٹورک اسپیچ تھی. اس طرح بہت سی ہسٹورک اسپیچز آپ کہہ سکتے ہیں. قائد اعظم نے جو اسپیچ کی بڑی ہسٹورک تھی. نہرو نے جو تقریر کی 15 اگست کو 1947 میں، وہ بڑی ہسٹورک ہو سکتی ہے. اس پوائنٹ آف ویو پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہسٹورک تو سمجھ نہیں آتا کیا چیز تھی. تو یہ جو سارے سرٹیفائڈ ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور جو ساری جی حضوری ہیں، جو درباری اینالسٹ پائے جاتے ہیں میڈیا کے اندر، یہ وہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، یہ وہ ویج ڈیرائیو کرتے ہیں بٹوین دی آرم فورسز آف پاکستان اینڈ دی پیپل آف پاکستان. ان ساروں کو فائر کر دینا چاہیے.